नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का। अब की बार मेंस पार सीरीज में हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो आपके जीएस पेपर 3 को लेकर के है। आप सभी जानते होंगे कि मंडे टू फ्राइडे जो है हम प्रत्येक दिन प्रत्येक पेपर से कराते हैं। मॉर्निंग में हमारा एक वीडियो आता है और इवनिंग में शाम को 4 बजे आता है। तो इसी के तहत आज हम थर्ड पेपर को कराने वाले हैं और फिर ये वीकली करंट अफेयर्स। तो ये शेड्यूल यदि आपको नहीं पता है तो इसको नोट कर ले और इसी समय जो है हमारे वीडियो को आप देखें, क्योंकि यहाँ आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि सबसे बड़ी चीज़ जो मेंस में आंसर राइटिंग करने का आपका डर है वो तो ख़त्म होगा ही होगा, साथ ही आपको आपके टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको यही मिल जाएंगे। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए और आइए अपना प्रश्न देखते हैं कि समावेशी समृद्धि अब विकासात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। इस समृद्धि की प्राप्ति हेतु उपचारात्मक सुझाव भी दीजिए। देखिए, और ये 12 अंक का प्रश्न है और ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है यूपी पीसीएस का। तो देखिए, जब भी आप चाहे प्रीलिम्स पढ़िए चाहे मुख्य परीक्षा पढ़िए, तो पीसीएस या किसी भी चीज़ की तैयारी के पीछे की जो सबसे पहली शर्त होती है कि आपको जो है आपको आपके सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए कि भाई पाठ्यक्रम क्या है, हमको पढ़ना क्या है। फिर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो कैसे पता चलेगा, वो जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। इसलिए हमारे पास जब भी बच्चे आते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि आप जो है सिलेबस देखिए और चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो उसका पीवाईक्यू तो जरूर देखिए कि अगर ये टॉपिक है तो इस टॉपिक से प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बना है, मेंस में क्या क्वेश्चन बना है। तब जा करके आप जब अपनी चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ से आप अपने काम की चीज़ें निकाल पाएंगे। क्योंकि मुख्य परीक्षा, और चूंकि आप सभी जानते होंगे कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती है इसमें पढ़ना बहुत होता है, सारे सेक्टर से पढ़ना होता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, आईआर हो, सब पढ़ना होता है, साइंस टेक हो। तो ऐसे में यदि आप काम की चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे तो वाकई में आप 1-2 सब्जेक्ट भी नहीं कवर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा स्मार्ट रणनीति अपनाइए और आप इस तरीके से चीज़ें करिए, इसका लाभ मिलेगा। तो ये पीवाईक्यू है और इसको जो है हम यहाँ कराने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक। देखिए, चूंकि 12 अंक का प्रश्न है तो थोड़ी सी आप लोग इसकी भूमिका भी दीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज OECD के अनुसार समावेशी समृद्धि उस आर्थिक समृद्धि को कहते हैं जिसमें संसाधनों का समाज के सभी वर्गों में समान रूप से वितरण हो। देखिए, अब आप कहेंगे कि सर OECD अगर नहीं याद रहेगा तो क्या नंबर नहीं मिलेगा? नहीं, नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप ये लिख देते हैं तो आपका जो दावा है वो और ज़्यादा जो है वो तार्किक लगने लगता है। और इस तरीके का प्रयास मुख्य परीक्षा में मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो आप आधा नंबर ही बढ़ाएंगे, लेकिन आप बढ़ाएंगे ज़रूर। क्योंकि देखिए, समावेशी विकास, समावेशी समृद्धि का जो है कि भाई क्या है कि समाज के तृणमूल स्तर तक समान रूप से व्यवस्थाओं की पहुंच, तो ये तो हो गया। लेकिन अगर OECD के अनुसार आप बता रहे हैं तो थोड़ा सा वजन पड़ रहा है, भाई किसी को कोट करके बताइए। और इसका लाभ बिल्कुल मुख्य परीक्षा में होता है, तो आप इस अप्रोच को अपनाएं। कोई विश्व बैंक की चीज़ें हो, IMF की चीज़ें हो या ADB की चीज़ें हो, तो उसको जो है आप बना सकते हैं। जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल जैसी बुनियादी सुविधाएं समाज के तृणमूल स्तर तक नहीं पहुंचती, तब तक जो है विकसित भारत की जो है वो संकल्पना को गति नहीं मिलेगी। तो आप थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं। चूंकि समावेशी समृद्धि तथा विकासात्मक रणनीतियां एक दूसरों के गहरे रूप से जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, इसी कारण समावेशी समृद्धि विकासात्मक रणनीति का जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो भाग होता है। क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि विकास और समावेशी विकास ये दोनों एक दूसरे, ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। भाई विकास को कब आप जो है परिपूर्ण मानेंगे? वो तभी परिपूर्ण होगा जब वो सभी क्षेत्रों में हो और सभी के लिए हो। ये नहीं है कि विकास कुछ ही क्षेत्रों में हो और कुछ ही लोगों के लिए है, तो वो समावेशी विकास नहीं है, वो समावेशी समृद्धि नहीं है।
तो यही चीजें आप इसमें बता रहे हैं। फिर वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था समावेशी समृद्धि की ओर जो है वो उन्मुख है, जिसका उदाहरण हम एसडीजी लक्ष्यों के प्रतिबद्धता को देख सकते हैं। आप सभी जान रहे होंगे कि ये जो एसडीजी जो लक्ष्य है, इनको अचीव करने के लिए हमारी सरकारें जो है, चाहे वो राज्य स्तर की हो चाहे केंद्रीय स्तर की सरकारें हों, वो नीति आयोग के मार्गदर्शन में बहुत सारे प्रयास करती हैं, चाहे वो लैंगिक असमानता को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, ये सारी चीज़ें तो वही आप बता रहे हैं। फिर आज हम उस आर्थिक मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं जहां समावेशी विकास के साथ साथ इसकी निरंतरता एवं गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मतलब समावेशी विकास तो हो लेकिन ये निरंतर हो। मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है 2-4 साल के लिए तो हम बहुत समावेशी विकास किए, उसके बाद ये चीज़ें ठप हो जाए। तो मतलब हम चाहते हैं कि सतत हो, तीव्र हो, मतलब तेजी से हो, निरंतर हो और समावेशी हो। तो यही हमारा स्लोगन भी रहा है पंचवर्षीय योजना का, 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो वो आगे तो खैर आएगा ही, तो वही प्रयास किया जा रहा है कि ये सतत हो, तीव्र हो और फिर समावेशी हो और गुणात्मक हो, मतलब गुणवत्तापूर्ण भी हो। तो ये सारी चीज़ें जब सम्मिलित रूप से रहेंगी तब सही मायने में जो है कोई अर्थव्यवस्था, कोई समाज जो है वो अपने आप को विकसित देश के रूप में स्थापित करेगा। इसलिए विद्वानों का मानना है कि समृद्धि को लंबी समयावधि का होना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सभी क्षेत्रों का जो है वो विकास हो सके। देखिए, जब समृद्धि जो है वो दीर्घ काल तक रहेगी, भाई आज हम क्यों ये प्रयास करते हैं कि जो हमारा जीडीपी जो है वो डबल डिजिट में बना रहे, डबल डिजिट के नीचे ना आए। क्योंकि अगर हमको सही मायने में आज़ादी का जो 100 साल है 1947 में जो होने वाला, वहाँ तक हम अपने आप को एक विकसित देशों की श्रेणी में यदि रखना हम चाह रहे हैं तो हमको लगातार, मतलब ये जो हमारे जीडीपी का जो ग्रोथ है वो हमेशा, मतलब हर वर्ष डबल डिजिट में बना रहे। तो वही चीज़ें, चूँकि जब ये बना रहेगा, जब हमारी आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, तो आर्थिक संपन्नता के साथ साथ जो है हम अन्य सेक्टर में जो है वो प्रॉपर वे में खर्चा कर पाएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, फिर और भी वेलफेयर की जो चीज़ें हैं तो वो तभी हो पाएंगी जब हमारे पास धन रहेगा। और धन कैसे आएगा कि जब हम समावेशी रूप से विकास को बल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे बढ़ने से पहले संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी जान रहे होंगे कि ये समय जो है अभी मुख्य परीक्षा को लेकर के है, और अभी का जो समय है वो बेसिकली खूब आंसर राइटिंग करने का है। क्योंकि जो बच्चे इस बार मेंस दे रहे हैं, जून में परीक्षा है मेंस की, तो वो तो खूब आंसर राइटिंग करें ही करें। और जिन बच्चों को पीटी अक्टूबर में देना, उनके लिए भी अभी ये ज़रूरी है कि वो अपनी मुख्य परीक्षा की चीज़ें तैयार कर लें। क्योंकि जब मुख्य परीक्षा की चीज़ें तैयार रहेंगी तब जा कर के वो पीटी पास करेंगे, तो पीटी के बाद जो है बहुत सहज स्थिति में रहेंगे और फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। नहीं तो ये अप्रोच बना के यदि आप पढ़ेंगे, नहीं पहले हम पीटी पास करेंगे और पीटी पास करने के बाद जो 2.5-3-4 महीने, 3.5 महीने का जो गैप मिलेगा उसमें मुख्य परीक्षा को हम जो है वो तैयार कर लेंगे। तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है और उस सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है भाई, 4 तो वैसे सब्जेक्ट हो गए, मतलब जीएस के, फिर 2 जीएस वो भी जुड़ गया है, यूपी स्पेशल का पेपर 5 पेपर 6, फिर आपको एसए पढ़ना है, सामान्य हिंदी पढ़ना है, और पूरा मिलाकर के 8 पेपर हो गए। तो 8 पेपर को 2.5-3 महीना में आप कवर नहीं कर सकते। और यही कारण है कि जो बच्चे इस तरीके का अप्रोच अपनाते हैं, प्रीलिम्स तो वो पास हो जाते हैं, लेकिन वो प्रीलिम्स की उपलब्धियों को मेंस में खो देते हैं, और प्रीलिम्स के बाद वो काफ़ी ज़्यादा वो हताश रहते हैं, उनको तमाम एंजाइटी हो जाती है, क्योंकि वो मुख्य परीक्षा को कवर नहीं कर पाते। मुख्य परीक्षा तभी आप कवर करेंगे, देखिए मुख्य परीक्षा की तैयारी साल में 9 महीना होनी चाहिए, 3 ही महीना बेसिकली प्रीलिम्स की तैयारी होती है। क्योंकि आप मुख्य परीक्षा यदि आप पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, तो क्या वहाँ आपकी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हो रही है? वहाँ तो आप किसी चीज़ को और डीप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब डीप में पढ़ेंगे तभी आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो क्या वहाँ पीटी नहीं पढ़ रहे हैं? तो मुख्य परीक्षा के साथ साथ आप प्रीलिम्स पढ़ें, ना कि पहले पीटी पास करें फिर मुख्य परीक्षा। ये अप्रोच गलत है। तो खूब आंसर राइटिंग करिए, और इस दिशा में हमारे संस्थान के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे
आप फ़ोन करें या व्हाट्सएप कॉल करें, ऑफिस के लोग बताएंगे। देखिए यहाँ आपको इसी तरीके से प्रश्न, डेली प्रश्न दिए जाएंगे और डेली आपके प्रश्नों का मूल्यांकन होगा। मतलब जितना भी आपका नंबर कटेगा, 1 नंबर 2 नंबर जो भी आपका कट रहा है, क्यों कट रहा है, वो बताया जाएगा प्रॉपर वे में। और फिर जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो फिर इसी तरीके से जो है वो मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। और इस सीरीज के माध्यम से आपको प्रत्येक टॉपिक को न केवल कराया जाएगा, इसी तरीके से मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो सोचिए कितनी बेहतरीन तैयारी आपकी साथ साथ हो जाएगी। तो अभी बहुत लेट नहीं हुआ है, आप लोग जल्दी से इससे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि भारत में समावेशी समृद्धि को देखें तो इसकी शुरुआत 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में ही कर दी गई थी, जिसके विकास के लिए वर्तमान में केंद्र सरकार नीति आयोग के माध्यम से उल्लेखनीय जो है वो प्रयास भी कर रहा है। क्योंकि हमारे 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो टैगलाइन ही थी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था हो वो सतत बढ़े, समावेशी रूप से बढ़े और तीव्र बढ़े, और वो धारणीय हो, सस्टेनेबल हो। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें, तो वही आप बता रहे हैं। और इसमें सबसे पहला जो प्रयास हो रहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत समावेशी समृद्धि के लक्ष्यों को जो है वो प्राप्त किया जा रहा है। वही जो एसडीजी के जो गोल्स है तो उसको इन प्रयासों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए स्टैंड अप कार्यक्रम, स्टार्टअप स्टैंड अप जो कार्यक्रम है, मनरेगा कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार सृजन का भी कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, जो न केवल आर्थिक असमानता को दूर कर रहा है बल्कि समावेशी विकास में भी जो है वो सहायक हो रहा है। भाई अगर हम समाज में जो तृणमूल, जो निचले पायदान के लोग हैं, उनको भी आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और उसमें वाकई में जो ये मुद्रा योजना है जो हम लोन के माध्यम से दे रहे हैं, फिर एक बड़ी भूमिका मनरेगा की है। भाई खाद्यान्न के रूप में जो कानून है उसके तहत हम उनको अनाज दे रहे हैं, प्रतिमाह राशन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके वेलफेयर के लिए ही दे रहे हैं ताकि वो अपनी क्षमता का सर्वोत्तम जो है उपयोग कर सके। तो ये सारे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं सरकारों द्वारा समावेशी समृद्धि के लिए। फिर जहाँ तक समावेशी समृद्धि के उपायों का प्रश्न है तो इसके तहत निम्न कदम और उठाए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गरीबी उन्मूलन। देखिए गरीबी उन्मूलन के लिए तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पर्याप्त नहीं है। मतलब ये एक तरीके से अभी भी चुनौती है कि भारत में अभी भी गरीबी है। एक बड़ी आबादी हमारी जो है वो बीपीएल के नीचे, बिलो टू पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो उनको जो है एपीएल में लाना और एपीएल वालों को और अच्छी स्थिति में लाना, तो ये प्रयास होना चाहिए अभी भी सरकारों के द्वारा। फिर रोजगार सृजन का, भाई अगर गरीबी कैसे खत्म होगी? जब हम रोजगार के संसाधनों का विकास करेंगे, रोजगार के अवसरों का विकास करेंगे। और ये रोजगार के अवसर कैसे डेवलप होंगे? जब हम कुशल श्रम शक्ति का विकास करेंगे। आज हमारे सामने क्या है कि अगर हम कोई उद्योग लगा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो हमारे उद्योग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। और स्किल्ड लेबर नहीं होने की वजह से आज भी जो हमारी उत्पादन की जो प्राथमिक अर्थव्यवस्था की जो प्राथमिक सीढ़ी है, एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, वो कहीं ना कहीं अभी भी वैश्विक जो स्तर है वहाँ से हम काफ़ी नीचे हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ अभी भी औद्योगिकरण नहीं हो पाया है। तो तृतीयक सेक्टर में हम कुछ बेहतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे जो है इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को गतिशील नहीं किया जा सकता जब तक आप अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पे बेहतर प्रयास नहीं करेंगे। और प्राथमिक द्वितीयक को तो तभी आप बेहतर कर पाएंगे कि जब जो है आपके पास एक स्किल्ड लेबर फोर्स हो। तो ये आपको प्रयास करना होगा। चूंकि प्रश्न में पूछा गया ना कि भाई आगे के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, तो वही आप बता रहे हैं। फिर क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। वही मैंने कहा कि भाई क्षेत्रीय असमानता क्या, आप अपने उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए कि जो जीवन स्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का है, मतलब जो लाइफ स्टाइल उनके पास है, जो पर कैपिटा इनकम उनका है, क्या वो पूर्वांचल के लोगों का है? और अगर पूर्वांचल के लोगों को भी थोड़ा सा बेहतर माना जाए
तो उनसे भी खराब स्थिति क्या है, जो बुंदेलखंड का जो हमारा क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों को और स्थिति दयनीय है। तो क्या ये समावेशी विकास हुआ? क्या उत्तर प्रदेश केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है? और इसीलिए देखिए पूर्वांचल में और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में जो है वहाँ ये मांग भी उठती है समय समय से कि हमको जो है चूंकि हम विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, हमारे लिए अलग राज्य गठित किया जाए। छोटा राज्य रहेगा तो हमारा जो विकास होगा। हालांकि छोटा राज्य ही विकास का एक पैरामीटर नहीं होता, उसके पीछे कई कारण होते हैं। क्योंकि उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है, क्या वो बहुत विकास हो गया उत्तर प्रदेश से कट के? हमें तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है। खैर वो तो विषेत्तर हो जाएगा, वो तो दूसरा टॉपिक है, उसमें हम कवर करेंगे। तो ये चीज़ें मतलब बतानी होगी कि क्षेत्रीय असमानता को भी दूर करना होगा और इसके लिए आर्थिक उत्पादन की गतिविधियों को बढ़ाना होगा। जो जैसा क्षेत्र है वहाँ वैसे उद्योगों का जो है वो चुनाव करना होगा। फिर कृषि एवं उद्योगों का विकास, एकदम सही बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या भाई, जब हमारे यहाँ अभी उस तरीके की शिक्षा नहीं है तो तृतीय सेक्टर की तो भूमिका अभी बहुत ज़्यादा हो नहीं सकती। हमारे यहाँ कृषि का विकास बेहतरीन हो सकता है, उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, तो ये दोनों विकास हो। और यहाँ क्या है कि यहाँ अगर थोड़े कम स्किल्ड लेबर भी रहेंगे तो इस क्षेत्र में खप जाएंगे, प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर में। तृतीयक सेक्टर में तो और भी उनको जगह बनाना टफ होगा। तो जो अभी पिछड़े स्टेट हैं उनके लिए तो प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर की जो अर्थव्यवस्था को ग्रो करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर पर्यावरण सुरक्षा आदि की दिशा में अभी और सार्थक कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए हमको विकास चाहिए, सतत चाहिए, लेकिन संपोषणीय चाहिए। मतलब वो पर्यावरण की कीमत पे ना हो। क्योंकि आज देख रहे होंगे कि आज भौतिकता की दौड़ में दुनिया जो है वो विकास तो कर रही है, लेकिन कितनी बड़ी कीमत पर्यावरण के रूप में चुका रही है और भविष्य में चुकाने वाली होगी। तो ये विकास भी नहीं चाहिए। मतलब पर्यावरण के अनुकूल हमको विकास करना है। और इसीलिए देखिए हम जो है क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। पेरिस जो पीस ट्रीटी हुई थी तो वहाँ जो है जो सभी पक्षकारों ने दस्तखत किया है, तो उसमें भारत भी अपना जो वचन है इसका ये निभा रहा है। और जैसा में देखिए कि चाहे जो है हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम और डीजल से निर्भरता धीरे धीरे खत्म करके सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं या आणविक एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये सारे प्रयास होने चाहिए। फिर हालांकि सरकारें इस दिशा में बेहतर प्रयास करती नज़र भी आ रही हैं। ये सारे जो सुझाव मैंने दिया है इस पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार जो है वो हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और पहले से बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो चलिए आज के जो प्रश्न का उत्तर था वो हमारा यहीं तक था। और देखिए निष्कर्ष हमेशा जो है उसी तरीके से होना चाहिए, आशावादी दृष्टि को अपनाते हुए। ये नहीं है कि ये सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, या फिर रोजगार नहीं है, और फिर हेल्थ की चीज़ें नहीं सही हैं, डेवलपमेंट नहीं है, तो सारी चीज़ों के लिए दोषी कौन है? सरकार दोषी है। अरे सरकार तो एक हिस्सा है भाई। ऐसा नहीं है कि जो आज़ादी के बाद से हमने विकास नहीं किया, और विकास जो होता है वो एक दिन में नहीं हो जाता। तो इसको आपको भी समझना होगा। और ऐसा नहीं कि पहले से आज की जो हमारी यात्रा है आज़ादी के पहले से लेकर के, मतलब जब हम आज़ाद हुए और आज तक की, वो सकारात्मक दिशा में नहीं चल रही है। ठीक है, थोड़ी गति धीमी है लेकिन दिशा सही है। और जब दिशा सही होगी तो दशा सही होगा ही होगा। तो हमेशा जो है निष्कर्ष जो है बहुत मतलब पॉजिटिव अप्रोच के साथ होना चाहिए। क्योंकि देखिए मुख्य परीक्षा में क्या है कि आपकी कॉपी ही आपको रिप्रेजेंट करती है, और परीक्षक देखता है कि कितना मतलब आशावादी लड़का है, किस तरीके की दृष्टि रखता है। देखिए जहां आलोचना करनी हो वहां आलोचना करिए, लेकिन कटु आलोचना से, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ना जाके करिए कि अरे सब बेकार है इस तरीके से। तो इस तरीके का अप्रोच नहीं होना चाहिए, बहुत बैलेंस आंसर राइटिंग होनी चाहिए। तो चलिए इन लिंकों को भी आप देख लीजिए, ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका PDF आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके परीक्षा से उपयोगी जो भी जानकारी होगी वो डेली आपको यहाँ संस्थान के द्वारा मिलती रहती है। फिर हमारे ये 2 चैनल हैं, एक तो समृद्धि IAS का यूट्यूब, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, इसको जो है आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को जो है वो आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ ये हमारे संदीप मिश्रा ऑफिशियल 2nd चैनल है,
आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से कंटेंट आपकी परीक्षा से उपयोगी यहाँ भी पड़े हुए हैं और हम समय समय पे और भी लाते रहते हैं यहाँ भी, तो आप लोग इसे भी देखें। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।